Now here we will discuss very important topic, that is dependence. Dependence of reaction rate on temperature. डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर. अब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड होगा टेम्परेचर पे डेफिनेटली. अब इसमें टेम्परेचर है तो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर कोएफिशिएंट. टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है ये रेशियो होगा रेट ऑफ चेंज एट 35, मतलब जो टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्रीज राइज कर दो टू दी रेट एट रूम टेम्परेचर, दैट इज 298 केल्विन. राइट, इस टेम्परेचर मतलब रेट में जब टेम्परेचर हम 10 डिग्री इंक्रीज कर दें, राइट, और 298, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी टेम्परेचर कोएफिशिएंट. और टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? रेशियो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, है ना. रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब दो डिफरेंट टेम्परेचर के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रेट टेम्परेचर कोएफिशिएंट. राइट, अब इसके बाद मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिएक्शन एक रूम टेम्परेचर पे होगा वो, और जो रिजल्ट प्रोडक्ट मिला वो टेम्परेचर 10 डिग्री राइज, उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, दो रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर के रेशियो को टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं. फिर इसके बाद इसी में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कोलिजन थ्योरी. कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन. कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट. कोलिजन थ्योरी होता क्या है? अब ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन डिपेंड करेगा कि कितना रिएक्शन हो रहा है. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये मैं पहले ग्राफ बता रहा हूँ, ये आपका काइनेटिक एनर्जी, और ये जो है दैट इज सेड टू बी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? रिएक्टेंट जो है वो चेंज होगा प्रोडक्ट की तरफ से ये, और एक पॉइंट आता है जहाँ से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट. राइट, और फिर ये प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है और ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा फिर. राइट, तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सेड टू बी ट्रांजिशन स्टेट, TS, ट्रांजिशन स्टेट, हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर द रिएक्टेंट स्पीशीज चेंजेस टू प्रोडक्ट. राइट, और फिर ये जो पार्ट है बेटा, यहाँ से ये जो पार्ट है, राइट, ये पार्ट जो है दैट इज सेड टू बी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, है ना. मतलब इतने मॉलिक्यूल क्या हुए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, दैट इज द इफेक्टिव कोलिजन. इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि जो इफेक्टिव कोलिजन होगा वही प्रोडक्ट देगा. तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हमने लिया था उसमें से कुछ मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म कर लिए, दैट इज सेड टू बी इफेक्टिव कोलिजन. ये बनता है. क्लियर, और यही हमारा होता है प्रोडक्ट. राइट, इतने मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो गए. ओके ना. अब इसके बाद देखिए ये है, अब इसमें क्या हो, इसमें कुछ टेम्परेचर दिया है ना बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया? एट टेम्परेचर T है ना, ये कुछ टेम्परेचर पे है. अब यहाँ पे देखो, अब आप इसी में क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? पहला फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रिएक्टेंट स्पीशीज आर colloid with
रिएक्टेंट स्पीशीज आर कोलॉइड विथ ईच अदर। पहला पॉइंट है, मतलब रिएक्टेंट स्पीशीज जो होगा उनमें क्या होगा, कोलिजन होगा, तभी तो आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो जब कोलिजन होगा बेटा, तो कोलिजन कब होगा, जब ये रिएक्टेंट स्पीशीज आर एबल टू कोलॉइड। अब कोलॉइड कब होगा, दूसरा पॉइंट कैसे होता है। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट स्पीशीज, मतलब कि ये कह रहा है कि ऑल कोलिजन आर नॉट कैपेबल टू फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब सारे कोलिजन आपको प्रोडक्ट नहीं देते, है ना। थर्ड पॉइंट, कोलिजन विच गिव्स प्रोडक्ट आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। मतलब सारे कोलिजन आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे, जो कोलिजन प्रोडक्ट देते हैं उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, राइट। और इस तरह से ये कोलिजन, अब यहाँ देखो ये रिएक्टेंट स्पीशीज कोलॉइड या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, बट इसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल आपको प्रोडक्ट दिए है ना बेटा, तो दैट इज सेड टू बी इफेक्टिव कोलिजन। अब इसमें क्या होता है, जो कोलिजन हो रहा है उसमें दो पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब भी कोलिजन की बात आएगी तो ये टर्म आपको बताना पड़ेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जब हम ये हमारा कोलिजन हो रहा है, ये या हमने ले लिया ए और ये ले लिया बी, है ना, और फिर ये कोलॉइड करेगा दूसरे रिएक्टेंट स्पीशीज से, ये भी ए बी है और हम इस तरह कोलॉइड करा रहे हैं। तो हमें क्या होगा, जब ये कोलिजन होगा तो ए कोलॉइड विथ ए, बी कोलॉइड विथ बी, ए से कोलॉइड किया, बी से कोलॉइड किया, आपको प्रोडक्ट एज ये मिल जाता है, ए बी में कोलिजन होगा एंड यू हैव ए बी एंड दैट इज द प्रोडक्ट। और इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। यही इफेक्टिव कोलिजन है, इफेक्टिव कोलिजन, राइट। तो अब यहाँ पे ये हमारा रिएक्टेंट स्पीशीज था, रिएक्टेंट जब रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। फिर कब हुआ ये, जब प्रॉपर ओरिएंटेशन। सेकेंड कॉन्सेप्ट है दैट इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन जो होगा ये आपको प्रोडक्ट नहीं देता, राइट। मतलब ये रहा वही स्पीशीज ए, रिएक्टेंट स्पीशीज बी, ए बी है, इसको हम इस तरह कोलॉइड कराएं, ये ए और ये बी, राइट। जब ये कोलॉइड करेगा बेटा तो बी के सामने कौन है, ए है, तो ये कोलिजन से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए का कोलिजन ए से होना चाहिए, बी का कोलिजन बी से होना चाहिए, तो यहाँ पे कोलिजन हो ही नहीं पाएगा, देयरफॉर नो प्रोडक्ट। और नो प्रोडक्ट मिला, दैट इज नॉट इफेक्टिव कोलिजन। हमेशा जब भी कोलिजन, देखो यहाँ पे ए कोलॉइड होगा किससे, बी से, है ना, इसीलिए नॉन इफेक्टिव कोलिजन। और यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है वो ए और बी में हो रहा है, तो इस तरह से ये इफेक्टिव कोलिजन होता है। इस तरह से इसको पूरा एक बार कोलिजन थ्योरी को आप बेटा देख लीजिएगा, और यही है कोलिजन थ्योरी। इसको मैं अभी एग्जांपल एक और बताऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट। इसी कोलिजन का एग्जांपल देखो, है ना, कोलिजन का एग्जांपल, कोलिजन थ्योरी का क्या है। आपने देखा ये हमारा रिएक्टेंट स्पीशीज है BrHHH, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, राइट। इस मिथाइल ब्रोमाइड को हम रिएक्ट कराएंगे ये OH- न्यूक्लियोफाइल से, राइट। तो होता क्या है बेटा, जब ये रिएक्शन होगा, देखो तो ये जब OH इधर कोलॉइड करेगा तो यहाँ क्या है, यहाँ Br है, तो OH इस Br को क्या करेगा, रिपेल करेगा, या Br OH को रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पे Br नेगेटिव चार्ज होने से दोनों रिपल्शन हो रहा है।
अब ये OH क्या करेगा, OH अटैक करता है टू द अपोजिट साइड, मतलब ये अटैक करेगा यहाँ से अपोजिट साइड से, राइट, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, ये मिलता है आपको यहाँ OH का इंट्रैक्शन होगा, ये रहा H और ये डॉटेड लाइन Br, और ये फॉर्म होता है बेटा ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट ये मिला। बट आपको पता है इंटरमीडिएट स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, जब ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा देन इट चेंजेस टू प्रोडक्ट, फिर यहाँ से ये Br यहाँ से टूट जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है यहाँ पे ये, दैट इज OH की बॉन्डिंग हो गई, ये रहा एज अ प्रोडक्ट प्लस Br माइनस, ये होता है एज अ प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो कोलिजन हुआ रिएक्टेंट स्पीशीज में, ये रिएक्टेंट स्पीशीज दोनों में कोलिजन हुआ, Br और ये OH सेम चार्ज, रिपल्शन, उस रिपल्शन से ये OH काफ़ी एक्टिव है, हाईली एक्टिव, सो दैट इट अटैक टू द अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड से अटैक करके देखो क्या फॉर्म किया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब इस पॉइंट के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन शुरू होता है। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड फॉर्मेशन OH और बॉन्ड डिसोसिएशन Br दोनों एक साथ होता है। अब फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो स्टेबल होगा, OH की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और Br यहाँ से रिमूव हो जाता है, दैट इज द कोलिजन थ्योरी। और इसी को देखो ग्राफिकली अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये है सेम वही चीज़ जो अभी पीछे डिस्कस किया, बट यहाँ पे थोड़ा इसको समझ लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमने लिख दिया बेटा, दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस, राइट, और ये है एनर्जी, ये हमारा रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट जब एनर्जी इसको मिलती है तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये रहा प्रोसीड किया, और फिर इसके बाद ये चेंज करता है अपना डायरेक्शन टू द प्रोडक्ट साइड, ये रहा, और फिर प्रोडक्ट साइड में जब फॉर्म किया तो फिर यहाँ के बाद ये स्टेबिलिटी, ये हमारा प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे देखो ये पूरा रिएक्शन, ठीक, अब इसके बाद यहाँ आप देखोगे तो ये हमारा रहा प्रोडक्ट, और ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज सेड टू बी ट्रांजिशन स्टेट, राइट, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है। अब क्या हुआ, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी मतलब ट्रांजिशन स्टेट से लेके यहाँ तक, मतलब रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट को हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फिर जो ये टोटल एनर्जी लग रही है इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, देखो ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट, ये पूरी एनर्जी, दिस टोटल एनर्जी मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ये रहा कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रीच क्या, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने जो टोटल एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। और जब रिएक्टेंट को हाईएस्ट पॉइंट दैट इज एक्टिवेशन, और यही जो डिफरेंस है दोनों का थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी का उसको हम कहते हैं एवरेज एनर्जी, राइट। इस तरह से हम ये पार्ट डिस्कस करते हैं ग्राफिकली। देखो रिएक्टेंट जो भी होगा जब कोलॉइड होगा तो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्टेंट हमारा है ये रहा ब्रोमाइड, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड, राइट। इसमें हम जब OH ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमको ट्रांजिशन स्टेट पे हमें मिलेगा HHH, ये डॉटेड लाइन Br, डॉटेड लाइन OH, ये पॉइंट हमारा हाईएस्ट पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट। फिर प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा ये रहा HHH और ये OH, यहाँ बॉन्डिंग हो गई, राइट, और Br यहाँ से लिबरेट हो गया, बस ये हमारा प्रोडक्ट होता है। इस तरह से ये कहलाता है कोलिजन थ्योरी। अब देख लो आपके सामने क्लियर है कि ये रिएक्टेंट स्पीशीज कोलॉइड होके ट्रांजिशन स्टेट फिर स्टेबल, यही ग्राफ में भी हमने रिप्रेजेंट किया। और ये जो टर्म्स है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एवरेज एनर्जी, डेफिनेशन पेपर में पूछता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रीच रिएक्टेंट को हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी,
और फिर उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इज सेड टू बी थ्रेशोल्ड एनर्जी। और फिर दोनों एनर्जी का डिफरेंस, थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी के डिफरेंस को एवरेज एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? इस तरह से ये हम लोग कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं बेटा। ये बेटा देखो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहना चाहिए और आप जानते भी हो। एक्सप्लेनेशन फॉर द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट विथ टेम्परेचर। मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा, और उसी समय बेटा रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रहा है मतलब जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू प्रोडक्ट विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पे स्टडी करें तो जब टेम्परेचर लोअर होगा तो रिएक्शन का रेट भी कम होगा और कम मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। फिर अगर 10 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ा दें तब देखें तो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट वाले थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। फिर और अगर टेम्परेचर हम राइज करें देन T2 से भी ज़्यादा करें तो फिर वही है कि मैक्सिमम हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा और रिएक्टेंट के स्पीशीज कम होते जाएंगे। तो मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं बाय राइज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा एज वेल एज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहेंगे। इसी को बेटा मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपके पेपर में पूछता भी है। लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि जब हम, देखो कॉन्सेप्ट पहले लिख लो, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वाइल इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना। और क्या होगा, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस टू प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, राइट। रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में भी इंक्रीज होंगे। देखो इंक्रीजेज, क्लियर। ये इतना आपको जानते रहना चाहिए। अब देखिए इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ग्राफ से। ये हमने एक एक्सिस ले लिया और ये दूसरा एक्सिस ले लिया। इस दूसरे एक्सिस पे हम डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो मूवमेंट होता है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। और यहां पे जो है वो लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अब हमने क्या किया, डिफरेंट टेम्परेचर ले लिया। जब हम टेम्परेचर एक ले रहे हैं दैट इज T, अब यहां जब टेम्परेचर T लेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, देखिए ये रहा, ठीक। ये टेम्परेचर T1 और फिर जब हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं T2, तो जब T2 बढ़ा देंगे तो बेटा हमारा देखो यहाँ पे जब T टेम्परेचर था तो हमारे प्रोडक्ट सिर्फ यही हैं, ध्यान से देखो यही हमारे प्रोडक्ट होंगे इतने। मतलब जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट जो भी रहा उसमें से इतना ही प्रोडक्ट बनेगा। कब, जब टेम्परेचर T होगा। और यही जब टेम्परेचर T2 कर दिया बेटा, तो जब T2 के टेम्परेचर बढ़ गया तो ये देखिए हमारा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो भी बढ़ जाएगा, ये देखिए, राइट। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। ये रहा हमारा देखो प्रोडक्ट यहाँ पे, क्लियर। ये हुआ टेम्परेचर T2। देखो जब टेम्परेचर T2 हुआ तो हमारा प्रोडक्ट देखो इतना और इंक्रीज हो गया उसमें से। मतलब रिएक्टेंट क्या हो रहा है इस समय, रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है। ये T2 टेम्परेचर है। अब अगर टेम्परेचर हम एकदम और बढ़ा दें, T3 कर दें, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा मैक्सिमम चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, राइट। मतलब ये यहाँ से ही प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये पार्ट पूरा हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ से देखिए दिस इज अ मैक्सिमम यील्ड, है ना। अगर हम इसी को डिफरेंशिएट करें, देखो ये T3 टेम्परेचर था, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर T1 था तो क्या था प्रोडक्ट हमारा था A B C D, ये था। और जब T2 हुआ तो यहाँ पे E और F इतना बढ़ गया, और जब हुआ तो G और H। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर हमारा T3 सबसे ज़्यादा है
उससे कम T2, उससे कम T1। तो इस तरह से जब टेम्परेचर हमारा रेज कर रहा है तो हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, और रिएक्शन रेट भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिएक्शन रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, और जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? इस तरह से बेटा इसको इसमें इतना आपको आते रहना चाहिए, और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जरूर पूछता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? प्लीज सी।